मित्रों नमस्कार। आपदा जोखिम न्यूनीकरण श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वज्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, और ये खबर आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण भले ही नहीं हो। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने वाले सभी लोगों के लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। ये खबर कल के हिंदू में आई है और मैं दिखाता हूँ, फिर मैं चर्चा करूँगा इस खबर के बारे में। इस खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने वज्रपात को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार कर दिया है। ये शायद पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग जब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करते थे और मानसून आने पर बड़े पैमाने पर वज्रपात की घटनाएं बिहार में होती थी, तो केंद्र सरकार से बारंबार अनुरोध किया जाता रहा, यहाँ तक कि बैठकों में भी अनुरोध किया जाता रहा, और हम ही ने नहीं, अन्य प्रदेशों ने भी काफ़ी अनुरोध किया कि वज्रपात को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में माना जाए। अब आप पूछना चाहेंगे कि आखिर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में, कैटेगरी में अगर वज्रपात को नहीं डाला गया तो क्या नुकसान होगा, या अगर डाला जाए तो क्या फ़ायदा होगा। दरअसल जिस किसी आपदा को प्राकृतिक आपदा माना जाता है, या हम आपदा ही कहें, चूँकि आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्राकृतिक आपदा और मैन मेड आपदा या क्लाइमेट इंड्यूस्ड आपदा का कोई अलग से डिफिनीशन नहीं है। सब कुछ आपदाओं में आता है जिसे व्यापक रूप से क्षति होती है और जो समुदाय के कोपिंग कैपेसिटी से बाहर की चीज़ होती है। कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। कोई कैटेस्ट्रॉफ ऐसा हो गया, कोई हैपनिंग ऐसी हो गई, कोई घटना ऐसी हो गई जिसमें जान माल की भयानक क्षति हुई और वह समुदाय के कोपिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हुई, यानी उसका वहन कर पाना या उसको उस क्षमता के बाहर हो जाता है, उसका उसे मुकाबला कर पाना, यदि समुदाय के या व्यक्ति के क्षमता के बाहर हो जाता है तो हम उसको आपदा की श्रेणी में मानते हैं। तो अगर इसे हम आपदा के रूप में अधिसूचित करें, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी आपदाओं को आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किए हुए है, जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, फायर यानी आग हो गई, साइक्लोन आते हैं, इस तरह के बहुत सारी आपदाएं हैं जिसको आपदा की श्रेणी में रखा गया है। रखने का फ़ायदा क्या है? रखने का फ़ायदा यह है कि जो लोग इसमें जिनकी मृत्यु हो जाती है, या अन्य जो इसमें प्रबंध किए जाते हैं आपदाओं के प्रबंधन के दृष्टिकोण से, जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ आती हैं, उसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एक होता है, उस फंड का उपयोग होता है। मृत्यु होने पर निकटतम आश्रित को, यानी मृतक के निकटतम आश्रित को एक सर्टेन अमाउंट, जिसको हम एक्स ग्रेशिया के रूप में कहते हैं, उसे देने का प्रावधान है। आज की तारीख में अमाउंट 4 लाख रुपए है। पहले कम था, बढ़ता रहता है। तो अगर केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही है प्राकृतिक आपदा के रूप में या आपदा के रूप में, इसका मतलब यह हुआ कि उस फंड से राशि नहीं मिलेगी, चाहे एक्स ग्रेशिया का मामला हो या अन्य अन्य उसके कारण जो नुकसान होता हो। मवेशियों का नुकसान होता है, मवेशी भी मरते हैं, या घरों पर गिर जाए तो घर का नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसमें से राशि नहीं मिल सकती। आखिर केंद्र सरकार ने क्यों कहा कि उसमें से राशि नहीं मिल सकती? क्योंकि एक जो फंड है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, उसमें 75% यानी 75% सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है और 25% स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने इसे आपदा मानने से इनकार कर दिया है। मैं लंबे काल तक रहा हूँ इस सेक्टर में काम करते हुए, और मुझे स्मरण है कि बिहार की ओर से मानसून में जब बहुत ज़्यादा वज्रपात से मौतें होने लगी, तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि इसको प्राकृतिक आपदा माना जाए, चूँकि तो प्रकृति की चीज़ है। और हम ही ने नहीं, अन्य स्टेट्स ने भी किया। लेकिन उस समय भी, आज से 10-12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय भी केंद्र सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जो उसको निर्णय लेने वाले लोग हैं उनके क्या समझ में आती है। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों बाद भी, जबकि लगातार मौतें हो रही हैं, खास करके उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में और मध्य भारत में बिजली गिरने से यानी वज्रपात होने से काफ़ी मौतें होती हैं। मवेशियों की मौतें हो जाती हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। घर भी तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो अब समझा जाए कि क्या है ये वज्रपात, इस वज्रपात क्यों होता है। अब बहुत पहले जब मनुष्य को विज्ञान की समझ और जानकारी नहीं थी, तो माना जाता था कि भगवान इंद्र
जो वैदिक देवता माने जाते थे उस समय, सबसे बड़े देवता इंद्र माना जाते थे भारतवर्ष में, तो माना जाता था कि वे वज्र चलाते हैं, इसलिए उसका नाम वज्रपात हो गया कि इंद्र वज्र चलाएंगे। और वे राक्षसों पर चलाते थे और दुर्भाग्यवश मनुष्यों पर भी चलाते थे। कहानी आपने सुनी होगी कि उन्होंने काफ़ी ब्रज में इतनी बारिश की, इतना वज्रपात किया कि जितने लोग थे गोकुल के और आसपास के गांवों के परेशान हो गए। तो भगवान कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया अपनी उंगली पर और कहा कि चल तू कर कर जितना वज्रपात करना हो, और तब इंद्र को झुकना पड़ा। ये तो माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं और ये माइथोलॉजी पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन विज्ञान के आने के बाद से हम समझें कि मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं। दरअसल जब मानसून का समय होता है, यानी जब बरसात होने का समय होता है, उस समय आसमान में एक खास तरह का बादल बनता है जिसको हम क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। क्यूमुलोनिम्बस, CUMULONIMBUS। जो आप में से ज़्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, क्यूमुलस और निम्बस। क्यूमुलस का मतलब होता है हीप, ढेर, और निम्बस का मतलब होता है रेन क्लाइड्स, जो बादल वर्षा लाने वाले होते हैं। ये जो बादल आसमान में होते हैं आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण चार्ज पैदा होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। और अब तक जो एक्सप्लेनेशंस आए हैं वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की ओर चला जाता है। हवा के दबाव, हवा का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, इसको हम थंडर क्लाउड भी कहते हैं, थंडर बर्स्ट भी कहते हैं। बादल आपस में टकराते हैं, तो जो टकराहट की वजह से भी चार्ज फार्म होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर चला जाता है बादल के, यानी बादलों का जो ढेर है उसके ऊपर होगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे रहता है। अब ये जो चार्ज नीचे रहता है, और आप जानते हैं कि हवा में उस समय ह्यूमिडिटी रहती है काफ़ी मतलब भाप, चूँकि क्लाउड में तो भाप होता है, तो भाप जल हुआ, जल कण होते हैं, तो जल कण भी नीचे चले आते हैं, और ये जो चार्ज है वो चार्ज पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगता है, जो पृथ्वी का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप जानते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करता है। और ये सब वो सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर हम सूखे अपने बाल को भी कंघी करते हैं तो कई बार हम देखते हैं बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस कंघी में भी चार्ज आ जाता है और वो अट्रैक्ट करने लगता है। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो कैसे करता है? मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वह चूँकि हवा में जलकण होते हैं तो वो सुचालक होते हैं बिजली के लिए। तो ऐसी दशा में जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे की ओर आते हैं पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होकर के। इस पूरे प्रोसेस को जो भी इसका कारण मौसम वैज्ञानिक बताते हैं, समुदाय इसको स्पीड लीडर के नाम से पुकारते हैं, कि वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, और जो ये पॉजिटिव चार्ज धरती का है, ग्राउंड का, वो ऊपर उसकी ओर से उसको आकर्षित होने के लिए जाता है, जो कि हवा चल रही होती है, हवा के कारण ये और जाने लगते हैं। और जब वो टकराते हैं तो फिर आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट पैदा होती है, और हीट हवा को फैलाने लगती है, और उसकी वजह से बहुत आवाज़ होती है। थंडर स्टॉर्म कहते हैं उसको, थंडर बर्स्ट कहते हैं, आवाज़ होती है और चमक होती है। आपने देखा होगा कि हमें चमक पहले सुनाई पड़ जाती है, दिख पड़ती है, और आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि लाइट की जो गति है वो साउंड की गति से, यानी जो प्रकाश की गति है वह आवाज़ की गति से, ध्वनि की गति से काफ़ी तेज़ है, इसलिए हम पहले वह देख लेते हैं और फिर आवाज़ आती है, और फिर वही उसी को हम वज्रपात या बिजली गिरना कहते हैं, जो धरती पर गिरती है। वैसे बादल जब आपस में टकराते रहते हैं तब भी वही स्थिति होती है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिल करके और इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं। और बादलों में आप गड़गड़ाहट सुनते रहते हैं, थंडर स्टॉर्म सुनते रहते हैं, तूफान सुनते रहते हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ हो पर आती हैं। लेकिन जब धरती पर वही निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके आते हैं तो लाइटनिंग की घटनाएं धरती पर होती है, कठिनाइयाँ हो जाती है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारी घटनाएं तो प्राकृतिक घटनाएं हुई ना, ये तो प्रकृति का मामला है। बादल तो प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। समुद्र में अगर बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ी, गर्मी पड़ी, तो उससे भाप बनेगा, और भाप बनने के बाद क्लाउड बनेगा। और जो खास तरीके का
क्यूनो जो हमने क्लाउड का नाम लिया क्यूमुलो निम्बस, तो ये जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनेगा तो प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक घटना है और फिर चार्ज होगा और वहाँ से एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो ये तो प्राकृतिक हुआ। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत आर्ग्यू किया था अपने समय कि काहे नहीं लोग मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। अब शायद हो सकता है कि वे पैसा देने से थोड़ा हिचक रहे हों या तो पैसे की कमी हो, लेकिन इसमें गरीब लोग मरते हैं। कौन लोग मरते हैं? खेतों में काम करने वाले चरवाहे लोग मरते हैं, जो सड़कों पर चल रहे लोग होते हैं वे मरते हैं बरसात में। तो इस तरह की मौत होती है और ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि मिलना चाहिए, उनके परिवार का भरण पोषण का इंतजाम होना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि बिहार में 2009 से ही निर्णय ले लिया गया था कि भले ही केंद्र सरकार के उस फंड से, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, उससे हम राशि नहीं दे सकते, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और हम लोग उस निर्णय को लेने में मददगार भी रहे हैं कि, और हम ही ने कहा था कि गरीब लोग मरते हैं, तो उन्होंने मान लिया और तय किया कि स्टेट के बजट से हम राशि देंगे। और बिहार में स्टेट के बजट से उतनी राशि मिलती है जितनी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से मिलनी चाहिए। बाकी राज्यों के बारे में हम नहीं जानते। और अगर उसे नेचुरल डिजास्टर मान लिया जाएगा, ये डिजास्टर मान लिया जाएगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट बाउंड है, गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट करे। आपने देखा होगा कोविड के समय भी काफ़ी हिलावाला होता रहा, पूरे कोविड को डिजास्टर घोषित किया गया, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, घरों से आप बाहर नहीं निकल सकते थे, नहीं निकलना चाहिए था चूँकि बीमारी से फैल रही थी, लेकिन उसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो कार्रवाई की गई थी, लेकिन राशि देने में हिलावाली की गई। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तो मुश्किल से 50,000 की बात हुई थी। तो खैर, तो अब ये तो इशू है, ठीक है, एक राज्य और केंद्र सरकार अपना चीज़ों को देखें, लेकिन नागरिक के रूप में भी हमारे आपको वज्रपात से बचने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि जान तो हमारी जाएगी, मृत्यु तो हमारे परिवार में होगी, संकट तो हमारे आएगा, इसलिए हमें उससे बचने की कोशिश करनी होती है। और इसी को हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण कह रहे हैं, यानी इस जोखिम को हम पहचानें कि अगर बरसात हो रही हो और जब बादल आ रहे हो आसमान में और वो बादल बरसात वाले बादल हैं, तो बहुत सारे बादल तो ऐसे ही चले जाते हैं। आपने गीत सुना होगा हिंदी का, दूर गगन पे उड़ने वाले बादल आ कुछ करके है खेत, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया टाइप। तो बहुत सारे ऐसे बादल होते हैं जो आसमान में उड़ते दिखाई पड़ते हैं रुई की तरह। अगर आप हवाई जहाज में चलते हैं तो आपको रुई के बीच से गुजरना पड़ता, देखते हैं आप सफ़ेद रंग के बादल या भांति भांति के बादल होते हैं, उसमें रेन ड्रॉप्स नहीं होते, वे जो है सो क्यूमुलोनिम्बस बादल नहीं होते, लेकिन बरसात में क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं और उनसे बारिश होने लगती है। और कई बार तो झींसी पड़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि वही वही बादल है जो बरसात लाएगा, जो रेन क्लाउड है। तो हमें उसे बचने की क्या कोशिश करनी होगी? मैं शुरू करता हूँ कि यदि आप तालाब में नहा रहे हो या आप नदी में नहा रहे हो, तो पहला काम करिए कि वहाँ से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये जो पानी है वो सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर गिरेगी बिजली तो पूरे पानी में फैल जाएगी, इसलिए उससे आप अलग हट जाइए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी जंगल में हो, जैसे खास करके जिस इलाके में जंगल पाया जाता है, तो आप जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके आसपास जाइए, क्योंकि बड़े पेड़ जो हैं वे आकर्षित करते हैं, बिजली को आकर्षित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर उठता है तो ऊंची चीज़ों के थ्रू जाता है, इससे बड़े पेड़ हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टेलीफोन के जो लंबे खंभे बने होते हैं, बिजली के खंभे बने होते हैं, तो उसी के माध्यम से जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर जाता है और निगेटिव चार्ज जो है सो ऊपर से नीचे आता है और फिर वो लाइटनिंग की घटना घट जाती है। तो उससे दूर रहें। अगर बारिश होने लगे तो बहुत सारे लोग बहुत ही लंबे पेड़ों के नीचे जो पत्तेदार होते छुपने की कोशिश करते हैं, कृपया मत छुपे वहाँ, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। आप ये कोशिश करें कि दौड़ करके भाग करके कोई भी पक्की बिल्डिंग हो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। अगर आप बहुत ऊंची इमारत होगी उसके नीचे खड़े होंगे तो आप खतरा इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए। आप उसके अंदर जो भी बिल्डिंग हो कोशिश करें उसके आप अंदर चले जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो यह नहीं कि आप आराम से बरसात देखने के लिए छाता निकाल करके और बरसात देखने लगे, आप कृपया गाड़ी के अंदर ही रहिए, आप बाहर मत निकलने की कोशिश कीजिए।
और ये जो धातु की डंडी वाले छाते होते हैं, इसको तो लेके बाहर निकलना घातक है, क्योंकि जो धातु की डंडी है ये आकर्षित करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को आकर्षित करेगी और फिर दिक्कत हो जाती है। उससे हमें हर हाल में बचने की आवश्यकता है। अगर खेतों में काम कर रहे हों तो जैसा मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके भाग करके किसी पक्के मकान की शरण लें, पेड़ वेड़ में नहीं जाएं। और कुछ भी संभव नहीं है तो अपने पाँव के नीचे सूखे पत्ते डाल लें, क्योंकि सूखे पत्ते जो है सो कुचालक होते हैं। अगर आपके ऊपर बिजली गिरेगी भी तो वो सर्किट पूरा नहीं होगा, वो धरती के अंदर बिजली नहीं जाएगी, इसलिए आप घायल होंगे, बहुत ज़्यादा शायद आपकी मौत नहीं हो सके, थोड़ा बचाव हो सकता है। और दूसरा काम ये करें कि अगर पत्ते आपको मिल गए, नहीं सूखी ज़मीन तो मिलेगी नहीं, तो पत्ते वत्ते अगर सूखे मिल गए उसको ले करके और अपने पाँव की एड़ियों को सटा करके उकड़ू होकर के और ऐसे करके बैठ जाइए, ऐसे करके कान में उंगली डाल करके ऐसे करके बैठ जाइए। क्योंकि अगर बिजली गिरेगी और मान लीजिए आपके शरीर या आसपास अगर गिरती है, जैसा मैंने कहा कि हवा एक्सपेंड करती है, तो वो उसमें भी चार्ज रहता है, तो अगर आएगी तो अगर आपने अपनी एड़ियों को सटाया हुआ है तो फिर वो सर्किट जो है सो इस प्रकार से नीचे धरती पर नहीं जाएगा, वो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि पूरा शरीर एक ही तरीके का होगा तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो कृपया खिड़की के पास से, दरवाजे के पास से अलग हट जाइए, क्योंकि संभावना हो सकती है कि बिजली धराकर्षित होकर के आ जाए, इसलिए उससे अलग हट जाइए। और जो घर में बिजली की वस्तुएं हैं उसको तो कतई मत छूइए, हाथ मत लगाइए उसको, क्योंकि वो हो सकता है कि उसके कारण आप परेशानी हो जाए। और एक चीज़ मैं भूल गया, बाहर अगर आप निकलिए तो और बारिश हो रही हो तो फ़ोन का तो इस्तेमाल भूल के मत करिए, चूँकि ऐसा देखा गया है कि फ़ोन ऑन हुआ, किसी का फ़ोन आया और आपने उसको फ़ोन लिया या आपने फ़ोन किया और ये बिजली आकर्षित होकर के आपके फ़ोन पर ही आ गई और मृत्यु हुई है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएँ देखने को मिली हैं। तो घर के अंदर बिजली के उपकरणों को नहीं छुएँ आप। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ऑपरेट तो खैर करने का सवाल ही नहीं पड़ता कि आप बिजली के उपकरणों को आप छुएंगे। तो इन कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर से, और अगर किन्हीं पर भी बिजली गिर जाती है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो जान बची हुई है तो अस्पताल जितनी जल्दी ले जा सके अस्पताल में फ़ोन किया जाए, वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह आएगा और उनको वहाँ से ले करके जाएगा। तो ये कुछ मैंने डूज़ एंड डोंट्स बताए, हालांकि बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स अखबारों में विभागों के माध्यम से निकलता रहता है, तो उसका हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। अब ये केंद्र और राज्य सरकार पर छोड़ दीजिए कि आपदा मानते नहीं मानते, अपना प्राण तो बचाना है भाई। तो यही आपदा जोखिम न्यूनीकरण हुआ। जोखिम है, वज्रपात का जोखिम है। मैं तो किसान भाइयों से यहाँ तक कहता हूँ और आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप उन्हें समझाएंगे, अगर बारिश का मौसम है तो जब तक बरसात हो रही है किसी दिन में तब तक बाहर मत निकलो, तब तक खेत में मत जाओ, जब बारिश थम जाएगी तब आप जाइएगा। अगर आसमान में बिजली कड़क रही हो तो उस समय तो बिल्कुल मत निकलिए। अरे मुश्किल से घंटे 2 घंटे के बाद आप निकल सकते हैं तो उस समय आप निकलिए। अगर आप चरवाहे के रूप में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बचिए, और नहीं बचिएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये जान बचाने की चीज़ है और अपना और अपने पड़ोसियों का या अन्य लोगों का जान हम इन सब चीज़ों को जान लेंगे, अगर समझ लेंगे, ज़रूर बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें ताकि व्यापक लोगों तक ये बात पहुँचे, और अपना फीडबैक भी मुझे दें। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।